हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अमरीश कुमार और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कोल्ड वॉर के बारे में, जो कि आपका पोल साइंस का पहला चैप्टर है। ठीक है, सिलेबस के अनुसार ये जो चैप्टर है आपका, उसका जो नाम है शीत युद्ध का दौर और गुट निरपेक्ष आंदोलन है। लेकिन अगर आप किताब में देखेंगे तो उसमें सिर्फ यही नाम मिलेगा आपको, शीत युद्ध का दौर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम अलग है लेकिन चीज़ें वही हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्या है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये कोल्ड वॉर होता है क्या। देखिए, कोल्ड वॉर मीन्स होता है कि व्हेन देयर इज अ सिचुएशन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज दैट देयर विल बी अ वॉर गोइंग ऑन बट रियलिटी देयर इज़ नो वॉर। ठीक है, तो यहाँ पर एक साफ साफ सीधी बात ये है कि ऐसा लगता है कि जो दो कंट्री, फिर दो से ज़्यादा कंट्रियाँ लगता है कि आपस में भिड़ने वाली हैं या फिर युद्ध होने वाला है। लेकिन इन रियलिटी क्या होता है कि देयर इज़ नो वॉर, यानी कि असली में कोई युद्ध नहीं होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब युद्ध हो जाए। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप दो लोगों को बात करते हुए देखते हैं और वो लोग, उनकी जो बात है वो बहस में तब्दील हो जाती है, तो हमें भी ऐसा लगता है कि वो क्या होता है उसमें कि अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा। लेकिन कभी कभी नहीं होता। तो ऐसी जो पॉसिबिलिटीज़ बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड वॉर बोलते हैं, यानी कि शीत युद्ध बोलते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर, यानी कि हर मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि वॉर हो जाएगा। ठीक है, और फियर होता है, टेंशंस होता है, स्ट्रगल ऑफ वॉर होता है कंटिन्यूस, बट वॉर डजंट हैपन। ठीक है, यानी कि हर चीज़ होती है, मतलब पूरा आपको लगेगा कि एकदम युद्ध हो जाएगा, लेकिन रियल में क्या होता है, युद्ध नहीं होता है। और उस स्थिति को या फिर उस स्टेट को हम क्या कह सकते हैं, कोल्ड वॉर कह सकते हैं। ठीक है, अब ये नीचे लिखा है कि इट हैपेंड बिटवीन अमेरिका एंड द यूनियन, यानी कि सोवियत यूनियन की बात करी गई। यहाँ पे पूरा नहीं लिखा मैंने। तो यहाँ पर जो आपका कोल्ड वॉर उस समय हुआ था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक कोल्ड वॉर देखने को मिला था हमें, और वो हुआ था अमेरिका के बीच में और सोवियत संघ के बीच में, टिल द कोल्ड वॉर 1945 और 90 तक। यानी कि जो आपका कोल्ड वॉर था वो 1945 से लेकर के 1990 तक चला था। और उसके बाद द स्टडी ऑफ ग्लोबल इवेंट्स सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड इज द सब्जेक्ट टू ऑफ इंक्लूसिव वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो कोल्ड वॉर आपका यही है। कोल्ड वॉर के कारण क्या है आपको हमने बता ही दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, यानी कि जो कोल्ड वॉर है उसकी बिगिनिंग कैसे हुई थी। तो इसकी जो बिगिनिंग हुई थी वो हुई थी एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से। अब आखिर ऐसा क्या हुआ था इसमें आगे हम पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे। चलिए पहले ये समझते हैं टॉपिक वाइज कि एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। देखिए, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर में क्या है आपका कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट जो है, इसका एक जैसे पीक स्टेज कहा जाता है कि इसके बाद से ही आपका जो कोल्ड वॉर था वो ख़त्म हो गया था। लेकिन अगर आप मेन रीज़न पे जाएंगे तो मेन रीज़न आपका जाता है इसमें डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि जो कोल्ड वॉर था आपका वो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में था। लेकिन और बाद में क्या हुआ था, मतलब 1990 के आसपास में क्या हुआ था कि जो आपका सोवियत यूनियन था वो क्या हुआ था, कोलैप्स हो गया फिर या फिर डिसइंटीग्रेट हो गया था। और दिस इज़ द मेन रीज़न क्यूबा एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। ओके, और दो मतलब कह सकते हैं, तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस भी आप कह सकते हैं कि ये भी एक इसका रीज़न बताया जाता है, और दूसरा बता सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। लेकिन मेन रीज़न आप यही बताएंगे कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर खत्म है। खुद ही सोचिए कि मान लीजिए दो बंदों के बीच में अगर युद्ध हो रहा है और एक बंदा अपने आप ही मर जाता है, तो अपने आप ही क्या होता है, युद्ध खत्म हो जाता है। तो सेम ये चीज़ हुई थी अभी कब, कोल्ड वॉर के समय में हुई थी, जब सोवियत यूनियन क्या हो गया था, आपका डिसइंटीग्रेट हो गया था। और इसके बाद से ही कहा जाता है कि आपका जो कोल्ड वॉर है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, रीजन ऑफ द कोल्ड वॉर देखिए, तो रीजन ऑफ द कोल्ड वॉर में आएगा कि अमेरिका और जो सोवियत यूनियन थे वो कम्पीट कर रहे थे अगेंस्ट ईच अदर इन द रेस टू बिकम सुपर पावर कॉल्ड द कोल्ड वॉर। देखिए, ये जो दोनों के दोनों मतलब महारत थे, यानी कि एक तरफ अमेरिका हो गया और एक तरफ सोवियत संघ हो गया, ये दोनों चाहते थे कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे को हरा करके आगे बढ़े और क्या बन जाए, एक सुपर पावर बन जाए। और इन्हीं की जो रेस थी वो क्या कहलाई, आपकी कोल्ड वॉर कहलाई थी। और इसके बाद है कि इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ एनी नेशन टू सफ़र द डिस्ट्रक्शन कॉज बाय द एटॉमिक बॉम्ब। इसके अलावा बहुत ऐसा भी देखा जा रहा था कि दोनों देशों के बीच में युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध नहीं हो रहा था। जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या था कि अमेरिका अगर मान लीजिए 4 हथियार बनाता तो सोवियत संघ 5 बनाता, मत सॉरी 8 बनाता, ये 16 बनाता, फिर ये 32 बनाता। और इस तरीके से क्या था, आपस में एक दूसरे से भिड़ चुके थे और एक दूसरे से आगे निकल लेके किसी भी हद पे जा रहे थे, लेकिन युद्ध नहीं कर रहे थे आपस में, क्योंकि इनको पता था कि अगर हम युद्ध कर लेंगे तो लोगों का ही घाटा है, हमारा ही घाटा है। और कि बहुत बड़ी सुपर पावर्स, इनके पास बहुत बड़े बड़े हथियार भी थे, लेकिन इनके बीच युद्ध हुआ नहीं। लेकिन फिर भी जो कोल्ड वॉर का रीज़न था बस यही बताया जाता है कि दोनों के दोनों जो महाशक्तियाँ थी अपने आप को सुपर पावर्स बनाना चाहती थी, यानी कि दोनों चाहते थे कि मेरा नाम ऊपर है। लेकिन रियल में क्या हुआ, लास्ट में देखने को ये मिलता है कि जो अमेरिका है उसका नाम फेमस हो गया। जैसे कि अभी के समय में अगर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश कौन सा है, तो आप उसको क्या बता सकते हो, अमेरिका बताते हो। तो यही कहानी थी आपकी उस समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ये चीज़ें हुई थी। ठीक है, और ये देखी जाती है रिवाइवरी दोनों देशों के बीच में, किसके किसके बीच में, अमेरिका के बीच में और सोवियत संघ के बीच में। चलिए
आगे देखते हैं कि कोल्ड वॉर जो था आपका एक तरीके से आइडियोलॉजिकल बैटल था। आइडियोलॉजिकल बैटल का मतलब दोनों देशों की जो अपनी अपनी विचारधाराएं थी उनका भी एक तरीके से हम बैटल हम कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए द बैटल ऑफ आइडियोलॉजी बिटवीन द यूएस एंड द सोवियत यूनियन इम्प्लाइज द विच इज़ द बेस्ट प्रिंसिपल टू सेव द इकोनॉमिक सोशल लाइफ इन द वर्ल्ड। यानी कि इनका जो युद्ध था वो इसलिए भी था कि दोनों देश आपस में ये कह रहे थे कि देखिए दोनों की विचारधाराएं अलग थी, तो दोनों इस बात पे लड़ रहे थे कि आखिर हम दोनों में से किसकी विचारधारा अलग है जो कि एक देश को बढ़िया से इकोनॉमिक ग्रोथ दे सकती है और सोशल लाइफ एकदम बढ़िया दे सकती है। तो अमेरिका बिलीव दैट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज बेटर फॉर द वर्ल्ड, वेयर सोवियत यूनियन बिलीव दैट सोशलिस्ट कम्युनिटी कम्युनिस्ट इकोनॉमी इज़ बेटर। यानी कि अमेरिका क्या करता है कि उसके हिसाब से जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो ज़्यादा बढ़िया है, यानी कि इससे किसी भी देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वही जो आपका सोवियत यूनियन था उसका बिलीव ये था कि जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट से ज़्यादा बेटर है। देखिए कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों अलग अलग होते हैं। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि इसमें जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि हस्तक्षेप जो होता है किसका, सरकार का, वो कम होता है। यहाँ पर बिजनेस ज़्यादा देखा जाता है और प्राइवेट सिस्टम होता है किसमें, कैपिटलिज्म में। तो ये वाली जो आइडियोलॉजी थी इकोनॉमी की वो थी आपके पास अमेरिका के पास। और वही सोशलिज्म में क्या है कि देखिए द होल सिस्टम इज़ इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सब कुछ यहाँ पर किसके हाथों में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। और प्राइवेट सिस्टम इज़ अपोज, यानी कि यहाँ पर प्राइवेट सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, तो यही दो तरीके की विचारधारा, एक तो है कैपिटलिज्म और एक आपका सोशलिज्म। कैपिटलिज्म अमेरिका की इकोनॉमी थी और सोशलिज्म किसकी थी, सोवियत यूनियन की थी। जैसे कि मान लीजिए आपके देश में बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस तरीके से योजनाएं जो होती हैं वो होती है आपकी सोशलिज्म की। ठीक है, यहाँ पे मतलब मतलब सरकार की तरफ से अच्छी अच्छी योजनाएं, निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य है, तो ये सब सोशलिज्म में देखने को मिलता है। लेकिन वही मान लीजिए कैपिटलिज्म जो कंट्री होती है वहाँ पे हर चीज़ के आपको पे करने पड़ते हैं पैसे। ठीक है, और यहाँ पर गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है वो कम होता है। यहाँ पर क्या होता है, पूरी की पूरी चीज़ मतलब होल सिस्टम जो होता है वो किसके हाथों में होता है, वो गवर्नमेंट के अंडर में ही होता है। और यहाँ पे प्राइवेट सिस्टम नहीं होता। तो यही दो तरीके की आइडियोलॉजी थी। तो इन दोनों की भी लड़ाई थी आपस में कि आखिर किसकी आइडियोलॉजी जो है वो किसी देश के शेप को मतलब शेप बनाने के लिए बढ़िया रहेगी। ठीक है, तो अमेरिका की कौन सी थी, कैपिटलिज्म, और सोवियत यूनियन कौन सी थी, सोशलिज्म। चलिए यहाँ पे कुछ है की नोट्स हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करी जाती है तो 1940 से लेकर के आप 1918 तक से बताते हैं। और वर्ल्ड वॉर सेकंड जो आपका लड़ा गया था वो 1939 से लेकर के 1945 तक का लड़ा गया था। देखिए जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसको द ग्रेट वॉर भी कहा जाता था, क्योंकि ये वाला जो ग्रेट वॉर था आपका वो ग्रेट वॉर इसलिए कहा गया था क्योंकि ऐसा युद्ध आज तक कभी देखा ही नहीं गया था, और इसलिए इसका नाम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं था, सिर्फ ग्रेट वॉर था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इसीलिए इसका नाम चेंज करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया और इसका हो गया वर्ल्ड वॉर सेकंड। चलिए वर्ल्ड वॉर सेकंड के फैक्शंस देखते हैं क्या है। देखिए जो वर्ल्ड वॉर सेकंड था वो दो मतलब पावर्स के बीच में था, एक तो अलाइज था और एक आपका एक्सिस था। तो अलाइज जो है इसमें कि अलाइज इज़ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द सोवियत यूनियन, फ्रांस, ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंकर्ड दिस थ्री नेशन जॉइंट नॉन एज द अलाइज। ठीक है, तो इसमें तीन है, कौन कौन से, सोवियत यूनियन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और यूनाइटेड स्टेट है। सॉरी कितने हो गए, चार हो गए, सॉरी कौन कौन से, सोवियत यूनियन, फ्रांस, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका, ये चारों के चारों एक ही तरफ थे, इनको अलाइज पावर कहा गया था। और एक तरफ थे आपके एक्सिस पावर जिसमें थे आपके जर्मनी, इटली और जापान। यानी कि जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें दो ग्रुप बनाए गए थे, एक तो बनाए थे अलाइज पावर का और एक बना था आपका एक्सिस पावर का। ठीक है, यानी कि धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र यानी कि अलाइज कहते हैं, उसमें चार देश थे, सोवियत, फ्रांस, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स। और वही अगर आप एक्सिस की बात करते हैं धुरी की, तो उसमें थे आपके जर्मनी, इटली, जापान। इनके बीच में ही युद्ध लड़ा गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपका अमेरिका है और जो सोवियत यूनियन है वो साथ में है। ठीक है, और एक तरफ जर्मनी, इटली, जापान है। तो लास्ट में क्या किया था अमेरिका ने, जापान के ऊपर दो बम गिरा दिए थे और उसकी वजह से क्या हो गया था, जो अमेरिका था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। और यही बात सोवियत यूनियन को बुरी लगी थी कि मैं भी इसी ग्रुप में हूँ लेकिन मेरा नाम फेमस नहीं हुआ। या फिर एक तरीके से मान लीजिए वो कह रहा है कि अमेरिका की ही वाह वाह क्यों होगी, मेरी क्यों नहीं, क्योंकि मैं भी तो सुपर पावर हूँ। और यहीं से शुरुआत होती किसकी, कोल्ड वॉर की। ठीक है, तो ये था आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड का सेक्शन। आगे चलते हैं।
एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, देखिए यहाँ पे लिखा है कि द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन अगस्त 1945, यानी कि अगस्त 1945 में आपका जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था वो खत्म हुआ था। द यूएस ड्रॉप अटोमिक बॉम्ब्स ऑन 2 जापानीज सिटी, देखिए लिखा है ना यहाँ पे, तो वो 2 जो शहर थे वो थे आपके हिरोशिमा और नागासाकी थे, इसी के ऊपर अमेरिका ने बम गिरा दिए थे और जापान हैड टू नील आफ्टर दिस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू एंड। ठीक है, तो यहीं पर हुआ था एक तरीके से। वैसे तो जापान जो था वो घुटने टेकना मतलब पहले ही टेक रहा था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने उसके ऊपर बम गिरा दिया, मतलब जानबूझ के गिरा दिया एक तरीके से। और वो जो बम थे वो दोनों उनके कोड नाम थे, एक तो लिटिल बॉय था और एक आपका फैट मैन था। और जो थिकनेस बताई गई थी बम की वो 15 to 21 kg बताई गई थी। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या था कि जो आपका जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब असरकारक होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए जापान में जब गिराया गया था इसको, तो उसका जो मतलब प्रभाव है अभी भी देखने को मिलता है। वहाँ पर घास देखने को नहीं मिलती, वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो एक तरीके से हैंडीकैप्ड पैदा होते हैं। तो इसलिए क्या हुआ था कि जब इसने बम गिराया था अमेरिका ने उसके ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा मैंने, क्रिटिसिज्म ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका न्यू दैट द जापान वाज अबाउट टू सरेंडर इन सच अ सिचुएशन देयर वाज नो नीड टू ड्रॉप बॉम्ब। देखिए यहाँ लिखा है ना, मान चुका है, वो कह रहा है कि मैं हार मान रहा हूँ, तो आप उसे क्यों मारेंगे। तो यही चीज़ हुई थी आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म किया गया था अमेरिका का कि जब जापान घुटने टेकने ही वाला था तो उसके ऊपर बम गिराने की क्या ज़रूरत थी। तो इसमें अमेरिका ने कहा कि अमेरिका सपोर्टर्स आर्ग्यू दैट इट वाज नेसेसरी टू ड्रॉप द एटॉमिक बम टू एंड द वॉर एज सुन एज पॉसिबल एंड टू प्रिवेंट फर्दर लॉस ऑफ लाइफ ऑफ अमेरिका एंड फेलो नेशन। तो इसका कहना अलग था कि हमें वॉर को जल्द से जल्द ख़त्म भी करना था, इसीलिए हमने उसको गिरा दिया। बाकी बात करते हैं पर्पस बिहाइंड द अटैक। तो ही यूज ऑल्सो वांटेड टू शो इन फ्रंट ऑफ द सोवियत यूनियन दैट अमेरिका इज बिगेस्ट फोर्स। देखिए यहाँ पे आ गया ना, यानी कि अमेरिका क्या कहता था, अमेरिका भले ही एक ही ग्रुप में था अमेरिका और सोवियत संघ, लेकिन ये चाहता क्या था, ये शो करना चाहता सोवियत यूनियन को कि अमेरिका ही क्या है आपका बिगेस्ट फोर्स है। ठीक है, और यही कहानी है या फिर यही एक जड़ बताया जाता है कोल्ड वॉर का। या फिर अमेरिका ने ऐसा दिखाया तो सोवियत वन पीछे क्यों रहे, और इनके बीच की जो हम रिवाइलरी देखते हैं या फिर जो युद्ध देखते हैं छोटा मोटा, वो क्या है आपका कोल्ड वॉर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया हो। अब चलते हैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस पे। तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे इस चैप्टर का, क्योंकि ये 4 नंबर में पूछा जाता है। इसमें कहानी मैं आपको इस मैप के ज़रिए समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपको अगर देख सकते हैं तो ये आपका क्यूबा है। ठीक है, क्या है आपका क्यूबा, और ये जो वाइट वाला है वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स है। और ठीक इस तरफ अगर आप जाते हैं, थोड़ा सा इस तरफ जाएंगे तो उधर आपका पड़ेगा कौन सा, सोवियत यूनियन। अब आइए कहानी पे। तो देखिए क्या आपका कि क्यूबा जो है आपका स्मॉल आइलैंड है या फिर कंट्री है ऑफ द कॉस्ट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के कॉस्ट पे ही मतलब एक तरीके से थोड़ी सी दूरी पे है। और इट इज़ क्लोज द यूनाइटेड स्टेट बट क्यूबा वाज एसोसिएट विद द सोवियत यूनियन एंड द सोवियत यूनियन प्रोविंस फाइनेंशियल सपोर्ट टू इट। इसके अलावा क्या था कि जो सोवियत यूनियन था उसने एक तरीके से इसको सपोर्ट कर रखा था इसको क्यूबा को। तो यहाँ के जो लीडर थे किसके, सोवियत यूनियन के, निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम क्यूबा को अपना एक मिलिट्री बेस कन्वर्ट कर दें, जिससे क्या होगा कि हम आसानी से किसके ऊपर हमला कर सकते हैं, अमेरिका के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, क्यूबा पे अपना एक मिलिट्री बेस बनाया। जैसे कि यहाँ पर अगर देखते हैं तो अगर मान लीजिए कि इधर बहुत दूर है एक तरीके से सोवियत संघ, तो यहाँ से आसान होगा हमला करना किसके ऊपर, ट्रूप्स वगैरह लगा दिए थे। तो लगाने के कुछ समय बाद यानी कि 3 हफ्तों बाद क्या होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति को पता चल गया था, जो उस समय जॉन एफ कैनेडी थे। और उन्होंने क्या किया, जैसे ही मतलब उनको पता चलता है तो वो थोड़ा आगे आते हैं और यहाँ पर सोवियत संघ को समझाते हैं, फिर उनके जहाज़ों को रोक दिया जाता है कि आप अपने जो भी जहाज़ है वापस ले जाइए और क्यूबा से जो भी अपने हथियार लगाए हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब से लगाए हैं, उसको वापस खींच लीजिए। तो ये एक ऐसी स्थिति थी जब दोनों के दोनों देश जो थे आपस में आमने सामने आ गए थे और लोगों को ऐसा लग रहा था कि युद्ध अब हो ही जाएगा, कि दोनों देश आमने सामने, आपको खुद ही बताइए, आपको पता चल चुका है कि आपके दुश्मन ने आपके लिए बम वगैरह लगा दिए हैं, तो आप युद्ध तो करेंगे ना। लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ, सोवियत संघ ने जितने भी मतलब परमाणु बम थे या फिर जो बॉम्ब्स थे जो क्यूबा पे लगाए थे अमेरिका पे हमला करने के लिए, उनको वापस बुला लिया या फिर उनको हटा लिया। और यहाँ पर लोगों ने चैन की सांस ली, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। देखिए जो है आपका क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, ये जरूर आता है एग्जाम में देखने को मिलने को, और ये 4 नंबर का ही आता है आपका। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपकी जो मतलब ये जो चैप्टर है आपका 2 पार्ट्स में बनाऊंगा मैं, तो ये पहला पार्ट था, और सेकंड पार्ट के लिए आपको थोड़ा सा कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। उसके बाद चलते हैं या फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।
स्वागत है आपका अगली वीडियो में। इससे पहले हमने जो पढ़ा था आपका जो पार्ट फर्स्ट था उसमें क्यूबा मिसाइल क्राइसिस पढ़ा था। अब हम इसके आगे ही कहानी पढ़ेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आगे कहानी में क्या था कि जो आपका पूरा का पूरा विश्व था, यानी कि मान लीजिए अगर आपका ये पूरा का पूरा विश्व है, इस पूरे विश्व को दो भागों में बांट दिया गया था। देखिए दो भागों में बांटने का जो रीज़न था वो ये था कि एक तरफ तो आपका यूएसए पड़ता है। अगर आप मैप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपका यूएसए पड़ेगा और इधर आपका यूएसआर पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों की दुश्मनी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई तो इन लोगों ने क्या किया, जो आपका विश्व था उसको आधा आधा बांट लिया था कि कुछ देश मेरी तरफ सपोर्ट करेंगे, कुछ देश मेरे को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इन लोगों ने बांटा नहीं था कुछ, मतलब जो खुद ही कंट्रीज थी उन लोगों ने इनका साथ देना शुरू कर दिया था। और इसी को क्या बोल गया था, बिगिनिंग ऑफ दी पोलर वर्ल्ड, टू बिगिनिंग ऑफ द पोलर वर्ल्ड। कि वर्ल्ड को हमने कितने भागों में बांट दिया था, आपके दो भागों में बांट दिया। वैसे जो मेनली जो डिवाइड हुआ था आपका विश्व, वो दो जो कॉन्टिनेंट था उस समय, वो था आपका यूरोप। यानी कि यूरोप को ही दो भागों में बांट दिया गया था। एक था आपका ईस्टर्न यूरोप और एक था आपका वेस्टर्न यूरोप। तो ये जो आपका वेस्टर्न यूरोप था, इसकी जितनी भी कंट्री थी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, स्पेन, इटाली और बेल्जियम वगैरह, ये सब चली गई थी किसके, अमेरिका के साथ में। ठीक है, मतलब देखिए मैंने आपको बताया था शीत युद्ध था आपका, शीत युद्ध किसके बीच में था, अमेरिका के और सोवियत संघ के बीच में। ठीक है, तो अमेरिका की तरफ जो देश चले गए थे वो थे कौन से वाले, वेस्टर्न यूरोप को, जिसको क्या बोला गया, वेस्टर्न अलायंस बोला गया। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से जो आपका ईस्टर्न यूरोप का जो देश था उसमें आते हैं आपके जर्मनी में ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, इस तरह के कुछ देश थे जो किसकी तरफ चले गए थे, आपके वो सोवियत यूनियन की तरफ चले गए थे। इसको क्या बोला गया था, ईस्टर्न अलायंस बोला गया था। तो यानी कि दो तरीके के अलायंस बने थे आपके शीत युद्ध के समय में। यानी कि जब शीत युद्ध आपका चल रहा था तो उस समय जो आपका विश्व था वो दो भागों में बट गया था। ठीक है, तो एक था आपका वेस्टर्न अलायंस और एक था आपका ईस्टर्न अलायंस। तो जो वेस्टर्न अलायंस था वो किसकी तरफ था, अमेरिका की तरफ था, और जो आपका ईस्टर्न अलायंस था वो किसकी तरफ था, सोवियत संघ की तरफ में था। ठीक है, और इस तरीके से जो शीत युद्ध था वो अपना मतलब चलते जाता है। इसके साथ साथ क्या हुआ था कि जो देश थे इन दोनों ने अपने अपने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने स्टार्ट किए थे। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कह दिए, फिर मिलिट्री अलायंस कह दिए। देखिए मिलिट्री अलायंस क्या होते हैं कि मान लीजिए कोई एक देश है और उस देश के पास अपनी एक आर्मी है, और वही आर्मी मान लीजिए या फिर उस देश के साथ और भी बहुत सारी अगर आर्मी मिल जाती है तो उसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से अमेरिका ने 1949 में एक मिलिट्री अलायंस बनाया जिसको क्या बोला गया था, नाटो बोला गया, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये अप्रैल 1945 में बना था, जिस समय उसमें 12 कंट्री जो थी उसमें शामिल हुई थी। ठीक है, तो इन लोगों ने आपस में मिलकर के 12 देशों ने मिलकर के अमेरिका के साथ एक अपना क्या बनाया, सैनिक संगठन बनाया, जिसको हमने क्या नाम जाना, नाटो के नाम से जाना। अब इसका जो इस सैनिक संगठन का जो उद्देश्य था वो यही था कि इसमें जितनी भी कंट्री थी, अगर किसी एक पे भी अगर हमला होता है तो ऐसा माना जाएगा कि सभी देशों पे हमला हुआ है और सभी देश आपस में मिलकर उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो 1949 में ये बन गया। अब क्या हुआ कि जब जो आपका सोवियत संघ था, यानी कि यूएसएसआर था, उसने सोचा कि हमें भी ऐसा बनाना पड़ेगा, यानी कि इसको अपोज करने के लिए या फिर इसको कम्पीट करने के लिए। तो उस समय सोवियत संघ ने अपना दूसरा एक मिलिट्री अलायंस बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, वार्सो पैक्ट कहते हैं। तो ये कब बना आपका, ये बना था आपका 1955 में। ठीक है, तो इसमें जो कंट्री थी वो कौन सी थी, जो मेनली मैंने आपको पीछे जो पढ़ाया था, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो थी नाटो की तरफ में, और जो ईस्टर्न कंट्रीज थी उनका जो अलायंस बनाया था कौन सा, मिलिट्री वाला, वो कहलाया आपका वार्सो पैक्ट कहलाया। तो ये दो तरीके के सैनिक संगठन थे जो कि शीत युद्ध के समय में दोनों देशों द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल कंट्री फॉर सुपर पावर्स, यानी कि जो छोटी मोटी जो कंट्रीज होती हैं आखिर वो बड़े देशों के साथ सहयोग में क्यों चली जाती हैं, फिर उनसे दोस्ती क्यों करती हैं। जैसे कि मान लीजिए जो नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, ये सब जो कंट्री हैं छोटी मोटी कंट्री, इनका जो मतलब दोस्ती वगैरह है इंडिया से ज़्यादा देखा जाता है। तो आखिर इसके पीछे के रीज़न क्या हो सकते हैं, ये हमें पूछना है यहाँ पे, या फिर यही पढ़ना है हमें पढ़ना है। तो अभी मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय बात कर रहा हूँ अमेरिका की, और एक तरफ बात कर रहा हूँ किसकी, सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर की। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के साथ जो मतलब कंट्रीज वगैरह थी वो आपस में जुड़ती थी, तो उसके पीछे के कारण पूछे जाते हैं। और 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल कंट्री फॉर सुपर पावर्स, यानी कि जो छोटी मोटी कंट्रीज थी वो सुपर पावर्स का क्यों जुड़ती थी, फिर जो सुपर पावर्स थी यानी कि जैसे अमेरिका और सोवियत संघ है वो छोटे देशों को अपना दोस्त क्यों बनाती थी। उसके पीछे का जो मेन रीज़न दिखाया गया था वो था ऑयल एंड मिनरल्स का। ये जो छोटे मोटे देश होते हैं इनके पास ऑयल और मिनरल्स होता है। तो जैसे कि मान लीजिए अमेरिका की दोस्ती किसी छोटे देश के साथ है तो उसके जो ऑयल होंगे या फिर जो मिनरल्स वगैरह होंगे उसके ऊपर जो अधिकार होगा वो किसका होगा, उसी का होगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा फायदा देखा जाता टेरिटरी का कि सो दैट द सुपर पावर्स कैन ऑपरेट देयर वेपन्स एंड आर्मी फ्रॉम हेयर। जैसे कि मान लीजिए
मतलब अपने सैनिकों को वहाँ पर भेज देना, या फिर जो भी आपके पास बॉम्ब वगैरह हैं वहाँ पर जा कर के यूज़ करना, तो उनकी टेरिटरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर स्पाई के लिए, मतलब कि मान लीजिए अमेरिका की दुश्मनी इंडिया से है और पाकिस्तान से उसकी दोस्ती है, तो वो पाकिस्तान में अपनी सेना भेज देगा ताकि क्या कर सके, वो इंडिया के ऊपर मतलब स्पाई कर सके, फिर उसके ऊपर नज़र रख सके। तो ये भी एक आता है, मतलब जिसकी वजह से जो सुपर पावर्स थी वो छोटे देशों के साथ संबंध रखती थी। इसके अलावा वहाँ पे मिलिट्री बेस है जिसकी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड स्पाई ऑन ईच अदर। देखिए आगे ना, सुपर पावर कुड स्पाई ऑन ईच अदर, तो यहाँ पर मिलिट्री बेस भी बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मिलिट्री बेस का मतलब है, जैसे कि अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है जापान में देखा जाता है, तो उसने अपना एक मिलिट्री बेस बना रखा है जहाँ पर उसकी आर्मी वहाँ पर रहती है। तो इससे क्या होगा, वो अपने कंट्रोल में रखते हैं उस एरिया को, उसके ऊपर निगरानी वगैरह रख लेते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि जो भी वित्तीय मदद होती है वो इन दोनों देशों को आपस में मिलती रहती है। इसके अलावा जो इनकी आइडियोलॉजी होती है वो इसका मतलब थोड़ा सा बढ़ने को मिलता है कि दोनों देशों के पास है, फिर सभी के पास है, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होता है कि इस तरीके से सुपर पावर्स का जो दबदबा होता है वो धीरे धीरे और भी मतलब तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो यही है एक तरीके से। और इसके अलावा एक और यहाँ पे कि बेस्ड ऑन दी कंट्रीज जॉइनिंग द ग्रुप दे कुड थिंक दैट लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म इज बेटर देन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर आइडियोलॉजी की भी बात थी कि कौन सा जो देश है वो, जैसे कि मान लीजिए कोई देश अमेरिका के साथ में है, तो उसका मतलब क्या है कि वो कैपिटलिज्म को मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, फिर उसको साथ में दे रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई देश जो यूएसआर का साथ दे रहा है, तो वो किसको साथ दे रहा है, सोशलिज्म का साथ दे रहा है। और इसी तरीके से जो था आपका जो स्मॉल कंट्रीज थी, इसीलिए जो सुपर पावर्स थे वो अपना अलायंस रखती थी। वैसे भी सुपर पावर्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, तो मान लीजिए कोई भी जो देश होता है छोटा मोटा, वो इनसे दोस्ती इसलिए भी करता है ताकि कोई बड़ा देश क्या ना कर सके, उसके ऊपर हमला ना कर सके। जैसे कि मान लीजिए इंडिया की दोस्ती नेपाल से, तो नेपाल के ऊपर मान लीजिए कोई दुश्मनी अगर मान लो कोई देश निकालता है फिर उस पर हमला करता है, तो इंडिया उसका साथ देगा। उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है कि जो स्मॉल कंट्रीज थी वो आखिर सुपर पावर से अलायंस क्यों रखती थी। हेलो स्टूडेंट, तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल कंट्री फॉर सुपर पावर्स। तो और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे की कहानी, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था, या फिर जब कोल्ड वॉर आपका शुरू जो हुआ, तो उसका आखिर रिजल्ट क्या देखने को मिला। ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी युद्ध होता है तो उसका हमें कुछ परिणाम देखने को मिलता है। उसी प्रकार से कोल्ड वॉर के रिजल्ट पूछा जाता है आपसे कि आखिर कौन कौन से रिजल्ट हमें देखने को मिले थे कोल्ड वॉर के समय में। तो पहला जो हुआ था वो था ये कि बर्थ ऑफ नॉन अलाइंग कंट्रीज़, यानी कि नॉन अलाइंग कंट्रीज़ क्या है, मैं आगे वाली अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा आपको नॉन अलाइंग कंट्रीज़ क्या है। तो पहला आपका रिजल्ट यही आएगा कि बर्थ ऑफ नॉन अलाइंग कंट्रीज़। और जो सेकंड हुआ था उसमें हुआ था बहुत सारी खूनी बैटल्स वगैरह हुई थी और बहुत सारे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, जैसे कि मैंने आपको वार्सो पैक्ट बताया था, नाटो बताया था। तो ये सब क्या था, ये कोल्ड वॉर का रिजल्ट ही था, यानी कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और उसके परिणाम में या फिर उसके बाद ये सब चीज़ें बनाई गई थी। इसके अलावा क्या था, एटॉमिक वेपन्स एंड आर्म रेस बिटवीन द टू सुपर पावर्स, हमने पढ़ाई था कि इसकी वजह से ये भी हुआ था। और दूसरा और पांचवी चीज़ हुई थी टू पोलर वर्ल्ड्स, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो पूरा का पूरा विश्व था वो दो भागों में बट गया था। एक तरफ आपका सोवियत संघ था और एक तरफ आपका अमेरिका था, जिसमें मैंने आपको बताया था वेस्टर्न अलायंस और एक बताया था मैंने आपको ईस्टर्न अलायंस। ठीक है, तो ये सभी क्या थे आपके, वो कोल्ड वॉर के रिजल्ट थे, यानी कि कोल्ड वॉर के नतीजे थे जिसकी वो हमें देखने को मिले थे। ये क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि आखिर व्हाट आर दी कोल्ड वॉर रिजल्ट्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये सैन्य संधि संगठन है। सैन्य संधि संगठन आपको पता ही होगा, यानी कि जो मिलिट्री अलायंस है, जैसे कि अमेरिका के 3 संधि संगठन थे। एक था आपका नाटो, सीटो और सेंटो। एक जो नाटो बना था आपका 1949 में था, और ये जो सीटो है वो 1954 में, और जो सेंटो है वो 1955 में था। ठीक है, इसके उसमें अगेंस्ट में जो आपका सोवियत संघ था उसने सिर्फ एक ही बनाया था, जिसको हमने वार्सा पैक्ट कहा था, जो कि 1955 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे है कि पॉजिटिव स्टेप्स बाय द बोथ सुपर पावर टू रिड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए क्या था, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों देशों के बीच में जो सुपर पावर्स की बैटल थी, यानी कि आगे बढ़ने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो इन लोगों ने सोचा कि हमें जो है अपने आर्म पे कंट्रोल करना चाहिए, कि जो हम हथियार बना रहे हैं उसे हमें रोकना चाहिए, वरना एक समय ऐसा आएगा कि इन दोनों के पास इतने ज़्यादा हथियार होंगे कि कल मान लो कोई भी एक देश बच गया तो मतलब पूरा का पूरा विश्व एक तरीके से वो ख़त्म कर सकता है, ऐसा था। तो इसी के लिए उन लोगों ने ट्रीटी वगैरह साइन करी कि अब जो है हम ये न्यूक्लियर जो टेस्ट करते हैं उसको हम बैन करेंगे। जैसी इसमें एक और है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और जिसका है न्यूक्लियर मिसाइल डेलिमिनेशन ट्रीटी। इसमें डेलिमिनेशन में क्या है कि मतलब जो भी मतलब
न्यूक्लियर बम्स बनाए गए थे उसको मतलब डिफ्यूज़ वगैरह कर दिया गया था, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा भी और सोवियत संघ के द्वारा भी, ताकि क्या हो सके जो न्यूक्लियर बम्स बनाए गए थे उसको जो खपत है फिर जो बनाए हुए उनको रोका जा सके। जैसे कि आपको पता होगा जैसे कि जापान के ऊपर 2 बम गिराए गए थे, तो उसका जो परिणाम है हमें अभी भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो खुद ही सोचिएगा कि अगर मान लीजिए अगर न्यूक्लियर बैटल एक बार हो भी गई तो कितना ज़्यादा एक तरीके से हमारे देश के लिए फिर हमारे विश्व के लिए घातक होगा। तो इसी को सोचते हुए इन लोगों ने रिड्यूस किया था न्यूक्लियर वेपन्स को, कैसे, ट्रीटीज़ के द्वारा। तो जैसे कि 3 ट्रीटीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता रखी है, आगे और बताऊँगा। चलिए सीटो और सेंटो के बारे में जान लेते। तो सीटो क्या है, सीटो जो है आपका साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, और वही सेंट्रल जो है वो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये एरिया क्या बताया गया कि साउथ ईस्ट एशियन लिया गया इसमें, और इसमें सेंट्रल मतलब कि एरिया को लिया गया है, और इन देशों को मिला करके इन लोगों ने अपना ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है। ठीक है, चलिए नॉन अलाइनमेंट पे आ जाते हैं। नॉन अलाइनमेंट क्या है आपका, जो नॉन अलाइनमेंट है इसका मतलब होता है सेपरेट वनसेल्फ फ्रॉम ऑल दी फंक्शन, यानी कि देखिए जितने भी गुट बनाए गए थे, गुट आपके सामने 2 ही थे, एक तो यूएसए का था और दूसरा आपका यूएसएसआर का था। ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब है गुटों से अपने आप को बाहर लाना। ठीक है, तो इसमें कुछ देशी थे मतलब जिन्होंने इसकी पहल करी, जैसे कि 5 देश थे, यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया और घाना। ठीक है, ये 5 देश ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि हमें जो है इन गुटों से बाहर आना पड़ेगा, वरना क्या होता, जैसे कि मान लीजिए अगर इंडिया जो है अभी अभी आज़ाद हुआ था 1947 में, और उसी समय वो मान लीजिए सोवियत संघ के साथ या फिर अमेरिका के साथ चला तो क्या होता, वो दोबारा से गुलाम बन सकता था, या फिर उसका जितना विकास अभी हो रखा है वो ना हुआ होता। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को लाया गया था। ठीक है, तो इसमें जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो आपका लाया गया था, ये 1956 में जोसेफ ब्राज टिटो ऑफ यूगोस्लाविया, जवाहरलाल नेहरू और गमाल अब्दुल नासिर ने एक मीटिंग हेल्ड करी थी। ठीक है, और विच लीड द बर्थ ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो स्टार्टिंग में सिर्फ 3 नेता थे, लेकिन बाद में से 2 और जोड़ दिए गए, और जो टोटल हो गए वो आपके 5 है। तो 5 संस्थापक देशों के नाम पूछ लिया जाता है आपसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, तो ये है आपके जोसेफ ब्राज टिटो फ्रॉम यूगोस्लाविया, और जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया, और गमाल अब्दुल नासिर फ्रॉम इजिप्ट, और इजिप्ट को हिंदी में मिस्र कहा जाता है, और शुकर्नो फ्रॉम इंडोनेशिया एंड वामन फ्रॉम घाना। ओके, तो ये 5 नेता थे जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट को बनाया था। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि नॉन अलाइनमेंट बनाने का उद्देश्य क्या था। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बस इसलिए बनाया गया था ताकि जितने भी गुट उस समय थे देशों मतलब विश्व में, उससे बाहर आया जा सके और अपने देश का विकास स्वयं किया जा सके। इसीलिए इन लोगों ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अपनाया था और बनाया था। तो इसमें जितने भी 9 स्वतंत्र देश थे, जो छोटी मोटी कंट्रीज़ थी, उनको रखा गया था। जैसे कि मैं आपको इस मैप में दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं, ग्रीन वाली जितनी भी कंट्री है, ये सभी आई थी आपके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में। जो फर्स्ट नॉन अलाइन कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ था आपका 1961 बेलग्रेड में हुआ था, और इसमें 25 जो देश थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जो 14वां नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था वो आपका 2006 क्यूबा में हुआ था। क्यूबा वाली मैंने आपको कहानी जो बताई है वही क्यूबा देश है, और उस समय जो मेंबर्स थे टोटल वो थे आपके 166 मेंबर्स थे, और 15 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड करी थी इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें पहला कॉन्फ्रेंस और इसमें 14th कॉन्फ्रेंस बताया गया है। तो 1 मार्क में आपका आ सकता है कि पहला कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ हुआ था, या फिर 14th कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, चलिए ये अगला है आपका आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। आर्म्स कंट्रोल मतलब जो भी मतलब हथियार वगैरह बनाए गए थे उनको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी ट्रीटी करी गई थी। तो 4 ये रही, जैसे कि इसमें है LTBT यानी कि लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जो कि 5 अगस्त 1963 पे बनी। और जो सॉल्ट है टैक्टिकल वेपन्स डेलिमिनेशन टॉक, और उसके बाद स्टार्ट, और उसके बाद है आपका NPT। ठीक है, तो इन सब की डेट आप जरूर पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी डेट है इसमें। आप देखिए यहाँ पर जो है स्टार्ट लिखा हुआ है और इसमें 2 डेट है, तो ये स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2, और ऐसे ही सॉल्ट 1 सॉल्ट 2, यानी कि 2 एक तरीके से मतलब इसमें ट्रीटी कराई गई थी सेम नाम से। और उसके बाद ओनली 5 न्यूक्लियर रिच कंट्रीज कुड कैरी आउट न्यूक्लियर टेस्ट। इसके अलावा क्या था कि जब ये NPT जो मतलब जो भी देश थे, ये मान लीजिए कि आपने NPT पे साइन कर दिया, तो साइन करने का मतलब ये होगा कि आप अपने देश में न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं बना सकते। ठीक है, यही मतलब इस ट्रीटी का उद्देश्य था। तो इंडिया ने वैसे इस पे साइन नहीं किए थे क्योंकि उसको अपने लिए हथियार वगैरह बनाना था। ठीक है, तो ये था आपका ट्रीटी और ये था आपका मतलब फर्स्ट चैप्टर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं चाहूँगा आप वीडियो को 2 बार देखें ताकि आपको अच्छे से और समझ आए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और थोड़ा चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।